हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का दूसरा चैप्टर दोपहर का भोजन। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला। तो आंसर होगा, सिद्धेश्वरी नहीं चाहती है कि मोहन को लेकर रामचंद्र चिंतित हो, उसको कोई चिंता हो, तो वो उससे झूठ बोल देती है कि मोहन किसी मित्र के यहाँ पढ़ने लिखने गया हुआ है। वो ये भी बताती है कि मोहन उसकी बहुत प्रशंसा करता है, जिससे रामचंद्र अपना दुख भूलकर कुछ देर के लिए खुश हो जाए। फिर आपका अगला प्रश्न है, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आंसर होगा, कहानी की सबसे जीवंत पात्र हैं सिद्धेश्वरी। तो वह घर की निर्धनता से अच्छी तरह परिचित है। इसके बावजूद भी वह अपना धैर्य नहीं खोती और अभाव में भी घर में शांति बनाए रखती है। वह घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं। उसका जीवन परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित है। वह परिवार के सदस्यों से उनकी मनचाही बातें करके उन्हें खुश रखने के लिए झूठ भी बोलती है। वह अपनी भूख की परवाह ना करके परिवार के सभी सदस्यों को भोजन कराती है। वह किसी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करती। इस प्रकार उसके चरित्र की दृढ़ता कहानी में उसकी भूमिका को जीवंत करता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सबसे जीवंत पात्र जो है वो है सिद्धेश्वरी। उनकी वजह से ही घर में सुख शांति बनी हुई है। वो अपना धैर्य नहीं खोती हैं, सबको आपस में बांधे रखती हैं। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, फिर भी वो अपनी भूख की परवाह ना करके परिवार के सदस्यों को भोजन कराती हैं और अपना दुख किसी से व्यक्त नहीं करती। वो इतना भी शो नहीं करती कि उनको भूख लगी है, बल्कि वो सबको खुशी खुशी खाना खिलाती हैं। तो कहानी की सबसे जीवंत पात्र हैं सिद्धेश्वरी। फिर है, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की विवशता झांक रही हो। तो इस कहानी में ऐसे कौन से प्रसंग आए हैं जिससे पता चलता है कि ये परिवार बहुत गरीब है। आंसर होगा, दोपहर का भोजन कहानी गरीबी की विवशता को बयान करता है। तो दोपहर का भोजन जो कहानी है गरीबी की विवशता को बयान करती है। गर्मियों की दोपहर में खाना बनाते समय सिद्धेश्वरी भूख से बेहाल है, परंतु घर में इतना अनाज नहीं है कि वो अपने लिए 2 चपातियाँ बना सके। तो वो क्या करती है, पानी पीकर गुजारा करती है। और टूटी खाट पर लेटा उसका छोटा बेटा जो है वो कुपोषण का शिकार है। उसकी टांगों और बाहों की हड्डियां निकल आई हैं और पेट जो है वो हांडी की तरह फूल गया है। तो इससे पता चलता है कि ये परिवार कितना अधिक गरीब है, क्योंकि जो सिद्धेश्वरी हैं उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता है। उनके पास इतना आटा नहीं है कि वो अपने लिए 2 चपातियाँ भी बना सकें, 2 रोटियाँ भी बना सकें। तो वो पानी पीती हैं और टूटी हुई खाट है जिस पर कि उनका छोटा बेटा लेटा हुआ है, उसको भी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार हो गया है। उसकी हड्डियां निकल आई हैं और पेट जो है वो फूल गया है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि ये परिवार काफ़ी अधिक गरीब है। फिर है आपका अगला प्रश्न, सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। आंसर होगा, सिद्धेश्वरी परिवार को जोड़े रखने के लिए सभी सदस्यों के सामने बारी बारी से एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करती है। उसका मझला लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता और बेटा जो छोटा बेटा है वो हमेशा रोता रहता है। अपने बड़े बेटे रामचंद्र को यह सब बताकर दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसके सामने दोनों भाइयों की प्रशंसा करती है, जिससे उन सब के बीच में मधुर संबंध बना रहे। अपने पति के सामने भी वो क्या करती है, बड़े बेटे की प्रशंसा करते हुए कहती है कि जो आपका बड़ा बेटा है वो हमेशा आपकी प्रशंसा करता है, बड़ाई करता है। वह पिता पुत्र के बीच में के जो संबंध है उसमें आत्मीयता बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अथक प्रयास था। तो परिवार को जोड़े रखने के लिए वो क्या करती है, झूठ का सहारा लेती है। हर किसी से यह कहती है कि जो पिताजी हैं उनसे कहती है, जो उनके हस्बैंड हैं उनसे कहती है कि जो आपका बड़ा बेटा है वो हमेशा आपकी तारीफ़ करता है, जिससे पिता को ये लगे कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, मैं
उसके लिए कितना कुछ करता हूँ, इसलिए वो मेरी बहुत अधिक तारीफ़ करता है। इससे क्या होता है कि सबके बीच में आपस में मधुर संबंध बने रहते हैं और घर जो है आपस में एक दूसरे का सहारा बना हुआ है। इस कठिन परिस्थितियों में भी कोई किसी से अलग नहीं है, किसी में मनमुटाव नहीं है। तो सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अथक प्रयास था, ताकि परिवार टूटे ना। आपका अगला प्रश्न है, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, अमरकांत की कहानियों में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है और उनकी कहानियाँ भारतीय जीवन के अंतर्विरोधों का सजीव चित्रण करती हैं। प्रस्तुत कहानी में एक निम्न वर्गीय परिवार की अभावग्रस्त जिंदगी को दर्शाया गया है। कहानी में परिवार के सभी सदस्य घर के अभाव से परिचित हैं, उनको पता है घर में किस चीज़ की कमी है, इसलिए वे दोपहर के भोजन में 1 या 2 रोटी खाकर ही भूखे पेट उठ जाते हैं। कहानी में बोलचाल व सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे कि वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ गई। फिर है, मोहन कटोरे को मुंह लगाकर सुर-सुर पी रहा था। तदुपरांत 1 लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। अमरकांत की कथा शैली की सबसे बड़ी विशेषता है चित्रात्मक का गुण। जैसे सारा घर मक्खियों से भन-भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी, जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे और दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की लड़की से उनकी छटनी ना हुई हो, मतलब उनको नौकरी से ना निकाला गया हो। इस तरह से वो निश्चिंत होकर सो रहे थे और शाम को उन्हें काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना जो है वो पूरी तरह से उभर कर आ जाती है। फिर है आपका अगला प्रश्न, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी व्यवस्था है, मतलब वो क्यों मना करते हैं रोटी लेने के लिए, स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, रामचंद्र, मोहन और मुंशी चंद्रिका प्रसाद परिवार की वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित हैं। उनको पता है कि घर में कितना अनाज है। तो दोपहर के भोजन के समय सिद्धेश्वरी के बार बार आग्रह करने पर भी वो रोटी लेने से मना कर देते हैं। वो कह देते हैं कि हमारा पेट भर गया। उन्हें पता है कि यदि वे और रोटी ले लेंगे तो घर के दूसरे सदस्यों को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए जहाँ रामचंद्र ने कहा कि उसका पेट भर गया है, वहीं मोहन ने रोटी अच्छी ना बनी होने का बहाना किया और मुंशी जी ने यह बहाना कर दिया कि नमकीन चीज़ों से उनका मन ऊब गया है, मतलब कोई ना कोई बहाना बनाकर वो रोटी लेने से मना कर देते हैं। इस प्रकार तीनों ने कोई ना कोई बहाना बनाकर रोटी लेने से मना कर दिया। इससे उनकी इस विवशता का पता चलता है कि भूख रहते हुए भी अभाव के कारण वे रोटी लेने से मना कर देते हैं। मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं था, इतना अनाज नहीं था, इतने पैसे नहीं थे कि वो अनाज लेकर आ सके, आटा लेकर आ सके और उनको पता था कि घर में आटा और नहीं है। अगर वो ले लेंगे रोटी तो जो माँ है वो भूखी रह जाएगी, उनकी पत्नी जो है वो भूखी रह जाएगी। इसलिए कोई ना कोई बहाना बनाकर वो मना कर देते हैं। तो इस पार्ट के ये थे कुछ क्वेश्चन। इसके आगे के हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में, तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।